सो नेक्स्ट अप इज पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। तो अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम का टेम्पलेट मैंने आपको बना के दिया, आपको बस टेम्पलेट पूरा का पूरा रट के जाना है एंड उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है आपको। ओके, तो अप्रिसिएशन आपको आएगा 4 मार्क्स के लिए। अगर आप ऐसा एज इट इज सेम टू सेम लिखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स भरोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। टेम्पलेट देखो, सबसे पहले रहेगा अबाउट द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज डैश, पोएम का नाम लिखेंगे आप। द पोएम इज रिटन बाय, पोएम किसने लिखी है वो, ही और शी वॉज अ फेमस डैश पोएट, इंडियन पोएट था, ब्रिटिश पोएट था, व्हाटसोएवर, अमेरिकन पोएट था, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, द पोएम इज अबाउट डैश। अब यहाँ पे आपको 3 लाइन में ब्रीफ देना है पोएम का, ठीक है, मतलब जिस्ट देना है। अब समरी क्या होती है, शॉर्ट में बताना, और जिस्ट होता है समरी का भी शॉर्ट करना। तो आपको 3 लाइन में पूरी पोएम का जो मेन आइडिया है वो एक्सप्लेन कर देना है। ओके, द मेन थीम ऑफ द पोएम इज डैश। अब मैंने आपको एक टेबल बना के दिया है, वहां पे एक थीम वाला टेबल भी होगा, ठीक है। तो वो थीम आपको एज इट इज लिखने है, या आप अपने मन से अगर आपको लगता है कुछ और अच्छा हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हो। पोएटिक डिवाइस, लैंग्वेज और स्टाइल, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, क्लियर, फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ द पोएम। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज डैश। मैंने राइमिंग स्कीम सिखाया था आप लोगों को, ए बी बी, ए बी ए बी, ए बी ए सी, अगर आपको याद आ रहा है तो। There are many figures of speech like alliteration, repetition, metaphor, simile, personification, antithesis are used in the poem. या as it is line छाप दो पूरी, ठीक है। The poem consists of dash stanzas, कितने stanzas है poem में, and each stanza कितने lines का है, ओके ओके। अगर कोई rhyming scheme नहीं है तो आपको लिखना है it is a free verse, ठीक है। मतलब जैसे ऊपर लिखा हुआ the rhyming scheme of the poem is, तो आपको लिखना है the poem is a free verse, ठीक है, समझा। ओके, स्पेशल फीचर्स में जो मैंने लिखा है एज इट इज आप लिख लो, मॉरल ऑफ द पोएम भी एज इट इज लिख दो, सबका सेम लिख दो, एंड योर ओपिनियन वो भी एज इट इज। अगर आपको और अच्छा लिखना है कुछ, या इससे अच्छा आपको कुछ भी आपको समझ में आता है तो आप लिख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। अभी ये देखो मैंने टेबल बना के दिया है, यहाँ पे आपको सब कुछ है। आपको राइमिंग स्कीम लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही पोएम देखोगे आपको राइमिंग स्कीम खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या लर्न करना है, पोएम का नाम आपको आना चाहिए, पोएट का नाम आना चाहिए, और वो पोएट कौन सा पोएट है, मतलब ब्रिटिश पोएट है, इंडियन पोएट है, अमेरिकन पोएट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपको याद है तो पूरा अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से लिख सकते हो, अगर आपको पोएम अच्छे से आती है तो। ओके, तो टाइटल है सारे पोएम के, पोएट और वो कौन से ब्रिटिश है वो है, राइमिंग स्कीम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको देखते से समझ जाएगा उसका राइमिंग स्कीम क्या है, वेदर इट इज अ फ्री वर्स, ए बी बी है, ए बी ए सी है, सब आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है। थीम एक बार रीड कर लेना, आप एक बार रीड कर लोगे और अगर आपको पोएम आती है तो थीम भी आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। मूविंग ऑन, सबसे फर्स्ट पोएम अपन ने देखी थी सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन इसमें एक अमेरिकन पोएट है। पोएट एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है और वो सारी डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए रेडी है। उसकी जर्नी में जो भी डिफिकल्टीज आएगी, जो भी कुछ आएगा, वो सबको बहुत ही चीयरफुल और कॉन्फिडेंट वे से उसको हैंडल करेगा। वो बहुत ज्यादा चीयरफुल है, कॉन्फिडेंट है अपनी इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ही डज नॉट वॉन्ट फॉर्च्यून, डेस्टिनी और एनी लकी स्टार टू हेल्प हिम। उसको किसी लकी स्टार की, किसी फॉर्च्यून की, अच्छी किस्मत की जरूरत नहीं है। वो प्योरली हार्डवर्क पे आगे बढ़ेगा, उसको सिर्फ हार्डवर्क करना है, उसको किसी लकी स्टार की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले चीज क्या याद रखोगे कि वो डिफिकल्टी सिचुएशन मीट करने के लिए रेडी है, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट है, लकी स्टार, फॉर्च्यून और डेस्टिनी की उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद पोएट विल नो लॉन्गर कंप्लेन और डीले एनीथिंग। अब से वो किसी चीज की कंप्लेन नहीं करेगा, किसी चीज में डीले नहीं करेगा, हर चीज टाइम टू टाइम करेगा। ही इज श्योर दैट ही विल मैनेज एवरीथिंग, एंड वो बहुत ज्यादा श्योर है कि वो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। लास्ट 4 लाइन्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग एज ही इज कैरिंग हिज ओल्ड। अब लास्ट 4 लाइन्स में वो क्या बोलता है कि अब तक वो फुल रेडी है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, लेकिन लास्ट 4 लाइन्स में वो बोल रहा है कि भले ही मैं कितना ही चीयरफुल, कॉन्फिडेंट हूं, भले ही मैं कुछ डिले नहीं करूंगा, किसी चीज की कंप्लेन नहीं करूंगा, सारी डिफिकल्टीज ले लूंगा, लेकिन मेरे ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, ओल्ड मतलब उसके लव्ड वंस, डिलीशियस मतलब उसको प्यारे हैं वो लव्ड वंस, बर्डन्स। अब बर्डन क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि वो उनसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकता, उनसे कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, वो इनसेपरेबल है। तो लास्ट 4 लाइन्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग है, क्योंकि वो अपनी जर्नी में अपने लव्ड वंस की मेमोरीज अपने साथ लेके जाएगा जो कि इनसेपरेबल है, और सिर्फ एक यही चीज उसको बहुत ज्यादा वीक बना रही है कि वो अपने लव्ड वंस को कभी नहीं भुला पाएगा, क्योंकि कोई नहीं भुला पाता। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पोएम खत्म होता है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें, वेरी इजी।
ओके, सेकेंड पोएम अपनी है इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू। इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो वो एक इंडियन पोएट है। अब यहाँ पे सरोजनी नायडू अपने वरांदा में बैठी हुई है एंड वो वीवर्स को, इंडियन वीवर्स को 3 अलग अलग टाइम पे 3 अलग अलग गारमेंट्स बनाते हुए देख रही है। ठीक है, तो अब 3 अलग अलग टाइम है दिन के, 3 अलग अलग गारमेंट्स है, फिर वो गारमेंट के अकॉर्डिंग बताएगी कि क्या इवेंट है, क्या स्टेज है। ठीक है, प्लस उस गारमेंट का क्या कलर है एंड वो कलर क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सरोजनी नायडू जो गारमेंट टाइम देखती है वो होता है डे लाइट, मतलब सुबह, सबसे सुबह का दिन। ठीक है, तो डे लाइट में जो इंडियन वीवर्स है वो रोब बना रहे हैं। जो बच्चे को हम कपड़ा पहनाते हैं जब उसका जन्म होता है उसको कहते हैं रोब। ठीक है, तो रोब पहना रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब बच्चे को रोब पहना रहे हैं तो इवेंट क्या होगा, चाइल्डहुड। ठीक है, कलर क्या है, ब्लू। रोब का कलर क्या है, ब्लू, और ब्लू कलर क्या सिग्निफाई करता है, ब्यूटीफुल एज चिल्ड्रन। ठीक है, सेकेंड टाइम ऑफ द डे है मूनलाइट ऑलमोस्ट, याद रखना, डे लाइट, मूनलाइट ऑलमोस्ट। सेकेंड टाइम ऑफ द डे इज मूनलाइट ऑलमोस्ट। उस टाइम पे जो गारमेंट बन रहा है वो है वेल। वेल मतलब जो दुल्हन घूंघट लेती है उसको कहते हैं वेल। और ऑब्वियसली दुल्हन घूंघट से आपको समझ गया होगा कि इवेंट क्या होगा, मैरिज एंड अडल्टहुड। ठीक है, अब उसका जो वेल है वो पर्पल एंड ग्रीन कलर का है एंड पर्पल और ग्रीन कलर सिग्निफाई करता है सॉरो एंड हैप्पीनेस, मतलब शादी हो रही है इसकी खुशी भी एंड बेटी घर छोड़ के जा रही है इसका दुख भी, तो सॉरो एंड हैप्पीनेस। थर्ड टाइम ऑफ द डे इज मूनलाइट। ठीक है, डे लाइट हो गया, मूनलाइट ऑलमोस्ट हो गया, मूनलाइट। मूनलाइट में वो लोग बना रहे हैं श्राउड, SHROUD, श्राउड। श्राउड का मतलब होता है कफन। ठीक है, तो ऑब्वियसली इवेंट क्या होगा, डेथ। कलर क्या होगा श्राउड का, व्हाइट, और व्हाइट कलर सिग्निफाई करता है होप। यहाँ पे अपनी 2 पोयम कवर होती है, प्लस मैंने आपको अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम समझा दिया कैसे लिखना है। एज इट इज टेम्पलेट का आप जैसा है वैसा का वैसा छाप दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अप्रिसिएशन ऑफ द पोयम में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी जो पोयम है वो है इंचकेप रॉक बाय रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी एक ब्रिटिश पोएट है। ओके, इसमें 2 कैरेक्टर्स है, ये स्टोरी बेस्ड पोएम, मतलब इसमें एक स्टोरी है छोटी सी, दैट्स इट। अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक जो कि गुड मैन है एंड रैल्फ द रोवर जो कि एक पायरेट है जो शिप्स को लूटता है, वो रैल्फ द रोवर वो बैड मैन है। तो एक गुड मैन है, एक बैड मैन है। गुड मैन का नाम है अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक एंड बैड मैन का नाम है रैल्फ द रोवर। ओके, अब अबॉट जो एबरब्रुथॉक रहता है वो क्या करता है, he placed a bell on the Inchcape rock to warn sailors avoiding danger on the rock। अब अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक ने एक इंचकेप रॉक है, ओशियन में एक इंचकेप रॉक है बड़ा सा, तो उस इंचकेप रॉक पे अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक ने एक इंचकेप बेल लगाई है ताकि जब भी ओशियन की रफ वेव्स उस इंचकेप रॉक को टकराए तो सेलर्स को, जो शिप से सेलिंग करते हैं, उनको पता चल जाए कि अच्छा ठीक है आगे खतरा है या आगे इंचकेप रॉक है तो हमको अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा गुड डीड अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक ने किया था सेलर्स को बचाने के लिए। बेल रैंग व्हेन रफ वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट इट, तो इंचकेप बेल बजने लग जाती थी जब भी रफ वेव्स इंचकेप रॉक से टकराते थे। Many ships and its men were saved and sailors blessed Abbott for his kind gesture। तो ये उसके अच्छे जेस्चर से, ये उसके अच्छे डीड से बहुत सारे सेलर्स की जान बची थी, तो सब लोग अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब ये चीज जो थी अबॉट ऑफ एबरब्रुथॉक की, ये इस चीज से रैल्फ द रोवर बहुत ज्यादा जलता था। तो उसने क्या किया, अपनी शिप लिया, अपने कुछ आदमी लिया, जाके उस इंचकेप रॉक से उस इंचकेप बेल को काट दिया। इतना समझा? तो जेलेसी के चक्कर में उसने इंचकेप बेल को जाके काट दिया। Ordered a boat with men rowing. Boat went to buoy and cut the rope and bell sank in the water. In the following days, he looted many ships. Everyone wished they could hear Inchcape bell. अब क्या होता है, जो रैल्फ द रोवर रहता है उसको स्कॉटलैंड जाना होता है, तो वो अपने आदमियों के साथ स्कॉटलैंड के लिए निकलता है शिप से। अब रफ वेव्स भी हो जाती है, उनके शिप के सामने बहुत ज्यादा फॉग आ जाता है, तो अब सबको ये प्रे करते हैं कि काश उनको इंचकेप बेल सुनाई दे ताकि वो उस इंचकेप रॉक से बच पाए। लेकिन इंचकेप बेल सुनाई देगी क्या? नहीं, क्योंकि इंचकेप बेल तो रैल्फ द रोवर और उसके आदमी ने मिलकर काट दी। एवरीवन विश दे कुड हियर इंचकेप बेल। शिप क्रैश एंड रोवर डाइड। अब शिप जो है वो इवेंचुअली क्रैश हो जाती है इंचकेप रॉक से एंड सबकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पे ये आयरनी बताई गई है कि रैल्फ द रोवर को एक बेल सुनाई देती है
सिमिलर टू इंच केप बेल, लेकिन वो जो बेल होती है वो इंच केप बेल होती है, उसकी डेथ बेल होती है, ना कि इंच केप बेल। एंड में उसको जो बेल की आवाज सुनाई देती है सिमिलर टू इंच केप बेल, वो उसकी डेथ बेल होती है। याद रखना ये। ओके, इतना समझा सबको? ठीक है। नेक्स्ट जो पोयम है वो है हैव यू अर्न्ड योर टुमारो बाय एडगर गेस्ट। एडगर गेस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। अब हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, ये पोयम एड्रेस की है पोएट ने हम लोगों को, यू मतलब रीडर्स को, जो भी वो पोयम रीड कर रहा है, पोयम एड्रेस की गई है हम लोगों को, रीडर्स को। ओके, पोएट फील्स एवरीवन डज थिंग्स विच ब्रिंग्स होप टू होपलेस, द पोयम इज एड्रेस्ड टू यू। अब पोएट हमसे कुछ सवाल करेंगे, ये पूछेंगे कि क्या हमने आज ऐसा कोई अच्छा कर्म किया या अच्छा कोई डीड किया कि हम भगवान से अपने लिए एक दिन मांग सके, अगला दिन मांग सके, ताकि हम और अच्छे कर्म कर सके और अच्छे डीड कर सके। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बस आपको 8 क्वेश्चंस याद रखने हैं कि वो क्या क्या क्वेश्चंस थे। पूरे अच्छे से याद भी नहीं रखने क्योंकि पोयम में वो ऑब्वियसली गिवन रहेंगे, आपको बस लिखना है समरी में। पहला क्वेश्चन वो ये पूछते हैं, एनीवन इज हैप्पियर ऑफ योर इंटरैक्शन व्हाइल पासिंग योर वे। क्या जब आप किसी का वे क्रॉस कर रहे थे या किसी को देख रहे थे रास्ते पे, तो क्या किसी को आपका इंटरैक्शन अच्छा लगा? क्या किसी अजनबी को आपने स्माइल किया? क्या किसी अजनबी को आपने कुछ ऐसा फील कराया कि वो आपको दिन में याद कर सके? सेकंड क्वेश्चन वो ये पूछता है, विल एनीवन रिमेंबर यू विद ग्रेटिट्यूड फॉर द काइंड एक्शन यू डिड टू देम। क्या आप किसी से मिले या आपने किसी की हेल्प की कि आपको वो इंसान जाकर रात में याद करेगा कि अच्छा ये एक भला इंसान मुझे मिला था एंड इसने मेरी हेल्प की इन सम वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड अ चीयरफुल ग्रीटिंग फॉर अ फ्रेंड। आप किसी फ्रेंड से मिले तो आपने उसको ऐसे ही जाने दिया या अच्छे से ग्रीट किया, अच्छे से मिले तुम उससे, या तुमने उसको उदास करके घर जाने दिया। डिड यू एक्ट सेल्फिश और अनग्रेटफुल। क्या तुमने किसी के साथ सेल्फिश बिहेव किया, अनग्रेटफुल एक्ट, किसी ने तुम्हारी हेल्प की तो तुमने अनग्रेटफुल मतलब उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, ये पूछना है। हैव यू इंस्टिल्ड होप इन समवन हु वाज लूजिंग होप। क्या तुमने किसी होपलेस को होप दी? अगर किसी को कुछ किसी चीज की वजह से बुरा लग रहा हो तो क्या तुमने कुछ उसको समझाने की कोशिश की या नहीं की? हैव यू हेल्प्ड इवन अ सिंगल फेलो। क्या तुमने आज पूरे दिन में किसी एक इंसान की भी हेल्प की? हैव यू वेस्टेड और स्पेंट वेल योर डे। तो बेसिकली पोएट जब हमसे पूछता है कि क्या तुमने अपना दिन अच्छे से गुजारा या उसको जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया। लास्ट में वो ये पूछ रहे हैं हमसे, वाइल स्लीपिंग डू यू थिंक गॉड मे ग्रांट यू वन मोर डे टू डू गुड डीड्स। तो वो पूछ रहे हैं कि आप जब सोते हो तो क्या आप गॉड से प्रे करते हो कि वो आपको एक और दिन दे जीने के लिए, ताकि आप फिर उठ के यही सब अच्छे काम कर सको। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। बस 8 क्वेश्चंस आपको देखने हैं एक एक बार। दैट्स इट। तो अपन ने 4 पोएम यहाँ पे कवर की एंड अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कवर किया। तो अभी आप एक काम करो, चारों पोएम का अप्रिसिएशन लिखने का ट्राई करो। एक अप्रिसिएशन, चलो 2 अप्रिसिएशन आप लोग देख के लिखो एंड उसके बाद बाकी 2 पोएम का आप ट्राई करो कि आप खुद से लिख सको।